नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में जब मैंने बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एक डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि लैंग्वेज का जो पेपर है उसे हम किस तरीके से टैकल करें, अंग्रेजी, हिंदी, और मैं उसको लेकर के एक वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा। और आज जैसा कि मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि जो स्क्रीन है वो दरअसल एक एडिटोरियल की है। ये जो एडिटोरियल है ये आपके लीगल जनरल स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल जीके से जुड़ा है। और लगभग आपको जब भी आप कोई भी एग्जाम दें या हमारी लैंग्वेज पर कमांड कैसे बने, विशेषकर एपी और जे के एग्जाम्स में, और अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो देखिए सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा, हमें अखबारों में अपना समय व्यतीत करना होगा और वहां पे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें हमें अंडरलाइन करना होगा। इससे हमारे केस लॉज मजबूत होंगे, इससे हमारी जो वोकैबुलरी है वो मजबूत होगी, इससे उसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कौन से केस में क्या हेल्ड किया गया, क्या जजमेंट था, क्या चीजें थी, ये तमाम चीजों में भी हमारी मदद होगी। और जब हम अगर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बैठे हैं और अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता हो एक्टिव रिकॉलिंग के माध्यम से हम उसे समझ लें, उसे याद कर लें और वहीं पर इस तरीके से हम उसको जो है मेमोराइज करके वहीं पर उसे टिक कर सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पीछे आप देख सकते हैं यहां पर मेंशन्ड है कि ये जो एडिटोरियल है ये है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को लेकर के, यानी कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर के। दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। चुनाव आयोग सबसे पहला कारण रहा जो कि विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार पर वोट चोरी का। उसके साथ ही दूसरा आरोप जो चुनाव आयोग पर या सरकार की कार्यप्रणाली पर लगा वो लगा एसआईआर को लेकर के, कि एसआईआर से जबरदस्ती लोगों के वोटों को या उनके नाम को हटाया जा रहा है। और तीसरा आरोप यह लगता है कि वोटर लिस्ट में धांधली की जाती है, ठीक तरीके से वोटर लिस्ट नहीं तैयार की जाती, चुनाव आयोग सरकार का बहुत ज्यादा पक्ष रखता है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या इलेक्शन कमीशन को लेकर के है कि जो मौजूदा समय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन ये सरकार के इशारों पर काम कर रही है, क्योंकि नियुक्ति की प्रणाली ऐसी है। अब जब हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो हमारे देश के लोकतंत्र में और हमारे देश के संविधान के बुनियादी ढांचे में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है वो हमारे देश के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इसे स्पष्ट किया था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, जब कहा था दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, आर द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड दे आर दी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हुए, तमाम चीजों को समझते हुए, फिर भी सरकार अपने तरीके से, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि वो चुनाव आयोग को नियंत्रित करती है। तो इस पूरे एडिटोरियल में इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया गया है। ये एडिटोरियल द हिंदू अखबार का है। और जब मैं इस एडिटोरियल की बात करता हूं तो देखिए ये लिखा भी है, An independent election commission is the bedrock of Indian democracy। अब यहां पर आपको सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र हमें भारत के संविधान अनुच्छेद 324 में देखने को मिलता है। उसके साथ ही एक पहला 3 केसेस में आपको आज इलेक्शन कमीशन से जुड़े ही बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला, आप जैसे ही एडिटोरियल की शुरुआत करेंगे सबसे पहली लाइन आपको लिखेगी, आपको यहां पर दिख रहा होगा दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस are key to successful and vibrant democracy and it was included in the basic structure in the case of Indira Gandhi versus Raj Narayan। तो इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण के मामले में निष्पक्ष चुनाव आयोग को या निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा मान लिया गया। अब देखिए जो एडिटोरियल रीडिंग होगी इससे आपकी लैंग्वेज और उसके साथ ही, जैसा मैं कह रहा हूं कि आपकी वोकैबुलरी, आपका शब्दकोश, उसके साथ ही आपको याद करने की आपकी क्षमता, लिखने की, पढ़ने की क्षमता में कई गुना वृद्धि हो सकती है। उसके साथ ही हमें इसमें देखना क्या क्या है, तो हम इसमें अपने पीसीएस जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने न्यायिक सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसमें जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको मार्क करेंगे। उसके साथ ही
अलग अलग जजमेंट्स में क्या चीजें आ रही हैं हम इसे देखेंगे, और कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है, ताकि जब हम अगर ये प्रश्न हमसे साक्षात्कार में पूछा जाए या मुख्य परीक्षा में या सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज में इलेक्शन कमीशन को लेकर के कोई प्रश्न आता है तो हम इसको पढ़ करके अपने शॉर्ट नोट्स बना करके हम उसके अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो यह आपकी आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत कारगर होगा। तो यहां पर आपको पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। उसके अलावा सबसे पहले चुनाव आयोग को लेकर के समस्याएं क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या विपक्ष आरोप लगाता है, यह यहां पर स्पष्ट किया गया है कि सबसे पहले तो एलिज्ड वोट थेफ्ट, वोट चोरी का, उसके साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर के दिक्कत है। और जब हम आगे की बात करते हैं तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि जो इलेक्शन कमीशन है, इट इज एलिज्ड दैट मैसिव इरेगुलरिटीज इन द वोटर लिस्ट, और साथ ही वोटर लिस्ट में भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत गड़बड़ियां की जा रही हैं। और एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 है, जो ये स्पष्ट करता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का है वह मतदान कर सकता है। और यहां पर वो स्पष्ट हमें देखने को मिल रहा है, इस पे लिखा है दैट सिटीजंस राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग वायलेटेड। तो ये समस्याएं मौजूदा चुनाव आयोग को लेकर के, ये 4 समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, एसआईआर में गड़बड़ी, और उसके साथ ही जो वोट डालने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे भी इन्फ्रिंज किया जा रहा है। ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने यहां पर देखे। सबसे पहले हमने आर्टिकल 324 देखा, जो कि बात करता है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था होगी जिसका मुख्य कार्य होगा कि वह देश में चुनाव को कराएगी, उसका पूरा सुपरिंटेंडेंस, पूरा डायरेक्शन, इलेक्टोरल रूल्स को प्रिपेयर करना, ये सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। और उसके साथ ही इस एडिटोरियल के माध्यम से हमें यह भी पता चला कि आर्टिकल 326 में स्पष्ट किया गया है दैट जो यदि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे ऊपर का उसकी उम्र है और वो भारत का नागरिक है तो वो मतदान कर सकता है। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो यहां पर बताई गई है वो ये है कि अभी हाल ही में पारित किया गया नया इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का एक्ट एक बड़ा लैंडमार्क केस है, जिसे कहते हैं अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ एक फैसला देती है। उस फैसले में वो ये स्पष्ट करती है कि अब जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमें करने हैं तो ऐसे में जो इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने की प्रक्रिया है उसे और पारदर्शी बनाना चाहिए। और ऐसे में प्रेसिडेंट तो अपॉइंटमेंट करेंगे ही, पर वो जो सिलेक्ट कमिटी हो, जिसमें कि जो अनूप बरनवाल का फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर पावर बैलेंस को बनाए रखते हुए यह डिसीजन दिया था, जिसमें तीनों विंग्स का रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव से, जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर से, तीसरा जब हम बात करते हैं सीजेआई की तो जुडिशरी से। यानी कि ये तीनों विंग्स के प्रतिनिधि मिलकर के देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करें। पर सरकार क्या करती है, सरकार 2023 में एक कानून पारित करती है और उस कानून का नाम होता है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस 2020 एक्ट 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023, जिसके माध्यम से वो क्या करती है कि सीजेआई के स्थान पर हटा करके एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को लाया जाता है। यानी प्रेसिडेंट तो अपॉइंटमेंट करेंगे ही, पर कमिटी में सीजेआई के स्थान पर कौन रहेगा, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। और उसके साथ ही सिलेक्शन कमिटी विल कंप्राइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अ यूनियन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और ऐसे में यह आरोप लगा कि यहां पर अगर सरकार का ही यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, सरकार का ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा, तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर पाएगा। ऐसे संगीन आरोप विपक्ष ने लगाए और फिलहाल यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में
पेंडिंग है कि इस एक्ट को भी हटा दिया जाए। उसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया केस लॉ भी इंपॉर्टेंट है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा था दैट द सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कमिटी, सीजेआई को भी समिति में शामिल किया जाना चाहिए। और उसके साथ ही यहां पे जो आर्टिकल 324 से जुड़े तमाम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो भी हमें यहां देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बारे में इस एडिटोरियल में स्पष्ट किया गया है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर अ परमानेंट इलेक्शन कमीशन जिस फॉर द पर्पस ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है अनुच्छेद 324 का, वो हमारे देश में ये 5 चुनाव कराता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और उसके साथ ही राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो कराता है। जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं, जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसके साथ ही ये जो एक्ट आया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस एक्ट 2023, उसने ये स्पष्ट किया कि जो कोई भी व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वह अपने कार्यकाल का कुल उसका 6 वर्षों का कार्यकाल होगा और अंटिल द एज ऑफ 65 या जब तक वो 65 वर्ष का रहेगा। उसके साथ ही आर्टिकल 324 यह भी स्पष्ट करता है दैट जो अगर किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को सीईसी या ईसी को हटाना है तो आर्टिकल 324 यह स्पष्ट करता है कि उसी तरीके से हटेगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका है, जिसे हम कहेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत। ध्यान रखिएगा इंपीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज या तो वीपी या किसी और के लिए नहीं। केवल और केवल किसके लिए इस्तेमाल होगा? इंपीचमेंट शब्द प्रेसिडेंट के लिए। बाकी जितने भी लोगों को हटाया जाएगा, जो भी संवैधानिक पदाधिकारी होंगे, उन्हें जो हटाने का तरीका होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत उन्हें हटाया जाएगा। उसके साथ ही जब हम सीईसी की पोजीशन की बात करते, मैं एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देता हूं। उसके अलावा यहां लिखा भी है कि द रिमूवल ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीईसी। और हालांकि यहां पे भी यह स्पष्ट किया गया था विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, अगर मान लीजिए उन्हें हटाया जाना है, किसी और इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाना है, तो वो अपनी एडवाइस सुओ मोटो नहीं देंगे। अगर राष्ट्रपति मांगेंगे तो भी उनको एडवाइस उनसे ली जाएगी। उसके अलावा ध्यान ये रखिएगा कि जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी एक बहुसदस्यीय संस्था है। और जब हम यहां पे सीईसी की पोजीशन की बात करते हैं तो सीईसी कोई बॉस नहीं है, वो केवल फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट अमंग इक्वल्स। और इस बात को स्पष्ट करता है आर्टिकल 324, बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन में लोग होगा इलेक्शन कमीशन विद द सीईसी एंड अदर कमिश्नर्स एंड आल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर रीजनल कमिश्नर्स। और 1989 में द कमीशन वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी एंड 2 additional posts were also abolished. And finally, in the case of T.N. Session versus Union of India, it was held that the election commission will be a multi-member body. तो ध्यान रखिएगा दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस हमारे लिए इस एडिटोरियल के माध्यम से यह है कि जो टी.एन. सेशन बनाम भारत संघ का मामला है 1995 का, यहां पर यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि वहां पर अब जो मौजूदा समय में चुनाव आयोग होगा वो हमेशा बहुसदस्यीय संस्था रहेगी। तो कितने सारे केसेस आपको इस एडिटोरियल से मिलते जा रहे हैं, कितने सारे शॉर्ट पॉइंट्स हमें मिलते जा रहे हैं, कितने कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होते जा रहे हैं, सारे इश्यूज हमें पता चल रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें करनी है, तो यहां पर यह स्पष्ट होता है। उसके अलावा यहां पर बताया गया है कि क्लॉज 3 आर्टिकल 324 का वो स्पष्ट करता है कि अगर any election commissioner is so appointed as the CEC, he shall act as the chairman of the election commission। पर जो अगर किसी भी व्यक्ति को सीईसी बनाया जाएगा, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा, तो वो उसके अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेगा और ऐसे में उसके पास कई सारी शक्तियां हो जाएंगी। ये तमाम चीजें हमें यहां पर देखने को
मिल रही हैं। उसके अलावा इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है, अब हमें इस पे बहुत ज्यादा जो बाकी चीजें हैं उन पे नहीं, इतने केसेस हमारे लिए इसमें सफिशिएंट हैं, इतनी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं कि जिसमें जब भी इलेक्शन कमीशन के इश्यूज को हमने देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, कई महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा, और जब हम पॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं तो यहां पे भी बताया गया है कि opposition has said that it will adopt democratic tools to move the motion against the CEC। और ऐसे में विपक्ष का भी कहना है कि अगर उसे कल को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों को हटाना होगा तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, जेके यानी कि जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरीके से, उसी मेथड से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ईसी के अगेंस्ट प्रस्ताव ला करके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत उनको हटाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि हमको इस एडिटोरियल में देखने को मिलती हैं, और ये एडिटोरियल संबंधित था किससे? इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को लेकर के, जिसमें हमने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के बारे में जाना, उसके साथ ही हमने इलेक्शन कमीशन के स्टेटस के बारे में जाना, उसके साथ ही मौजूदा समय में चुनाव आयोग को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं उस बारे में जाना। इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी रहेगा, ऐसा टीएन सेशन बनाम भारत संघ के मामले में स्पष्ट किया गया। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में से संबंधित आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 इस बात को स्पष्ट करता है कि इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी रहेगी, और उसके साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, ये स्पष्ट किया गया इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में। तो देखिए, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ें, इस तरीके से आप अपने शॉर्ट पॉइंट्स बनाते चलें जितना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस, की पॉइंट्स, प्रोविजंस, उन्हीं पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। पर आप एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर्स जरूर पढ़ें, इससे आपकी जो लैंग्वेज की कमांड है, उससे आपका जो शब्दकोश है, आपकी जो तमाम चीजें हैं, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, उसमें निरंतर बहुत प्रगति होगी। और ऐसे ही तमाम एडिटोरियल की सीरीज मैं खुद आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में हर संभव मदद हो सके। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम प्रोग्राम्स के लिए फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ, और मैं आशा करता हूं आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।